कहीं खोया खुदा हमने, कहीं दुनिया गवाई है। बड़े शहरों में रहने की बड़ी कीमत चुकाई है। वो दोनों साथ चलना चाहते थे दूर तक, लेकिन मोहब्बत करने वालों के मुकद्दर में जुदाई है। हमें देखो कि मरकर किस तरह जिंदा बचे हैं हम। जहाँ तन्हा हुए थे हम, वहीं महफिल सजाई है। न लफ्ज़ों में न तस्वीरों में देखी थी कभी हमने, गली कूचों ने चलते फिरते जो सूरत दिखाई है। कभी तो नूर फैलेगा तेरे कागज से दुनिया में, लिखे जा जब तलक तेरे कलम में रोशनाई है। सभी को हेलो, नमस्ते और जय जिनेंद्र। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल इट्स मी टाइम में। मेरा चैनल जहां पर मैं आप सभी के लिए लेके आती हूं कुछ कहानियां, कुछ किस्से और ढेर सारी बातें। तो इस बार वीडियो के शुरुआत में फुटेज देखकर आप सभी को अंदाज़ा तो लग गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो किस बारे में होने वाला है। जी हाँ, आज का हमारा वीडियो होने वाला है शकील आज़मी साहब के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं कि उन्हें मेरा काम, मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शकील आज़मी साहब का जन्म, पहले हम शकील आज़मी साहब के बारे में जान लेते हैं, फिर उनकी कला पे आएंगे। तो शकील आज़मी साहब का जन्म हुआ था गांव सहरिया, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में 20 अप्रैल 1971 को। तो वो कहते हैं ना कि पूत के पग पालने में दिखने लगते हैं, ऐसा ही कुछ था शकील आज़मी साहब के साथ। मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली गज़ल लिख ली थी। 13 साल का एक बच्चा गज़ल लिख लेता है, और यही नहीं, उन्हें 1984 में ही सूरत में होने वाले एक मुशायरे में बहुत अच्छी पहचान मिली थी, जहाँ पर उन्होंने शायरी पढ़ी थी। 1984 को सूरत में जो एक मुशायरा हुआ था उसमें उन्होंने अपनी शायरी पढ़ी, और वहाँ पर बहुत सारे दिग्गज कलाकार मौजूद थे, जैसे बशीर बद्र, जावेद अख्तर, निदा फाजली, ये सभी वहाँ पर मौजूद थे। और शकील आज़मी साहब का जो शायरी का अंदाज़ था उससे वे सभी काफ़ी प्रभावित हुए। कैफ़ी आज़मी साहब ने शकील आज़मी साहब के लिए लिखा है कि शकील आज़मी वहाँ से शायरी शुरू कर रहे हैं जहाँ पर जाकर मेरी शायरी दम तोड़ रही है। उनकी शायरी में जो ताज़ाकारी है उसने ख़ास तौर से मुझे मुतासिर किया है। मुतासिर का मतलब होता है प्रभावित करना। अब आप लोग सोचिए कि कैफ़ी आज़मी साहब ने जिस शायर के लिए ऐसे अल्फाज कहे हों, उसकी शायरी में तो क्या ही बात होगी। शकील आज़मी साहब भी लिखते हैं कि तेरी ज़मीं में मोहब्बत के बीज बो न सकूं, तेरी ज़मीं में मोहब्बत के बीज बो न सकूं, तो मिल भी जाए तो शायद मैं तेरा हो न सकूं। तू अपना गम भी दे दे कि ये रात धुल जाए, तू अपना गम भी दे दे कि ये रात धुल जाए, मैं अपने गम से शायद इतना रो न सकूं। एक बार सफ़र शुरू करने के बाद शकील आज़मी साहब ने फिर दोबारा मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने इतनी बड़ी उड़ान भरी कि सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी उन्हें मुशायरा करने के लिए बुलाया जाने लगा। अमेरिका, कनाडा, बहरीन, ऐसे कई देश हैं जिन्होंने शकील आज़मी साहब को अपने यहाँ बुलाया, और वहाँ पर उन्होंने अपनी शायरी का एक अलग ही रंग बिखेरा। मैं शकील आज़मी साहब से मिली थी सन 2017 में। उदयपुर में वो एक मुशायरा करने आए थे, वो और राहत इंदौरी साहब सभी आए थे। तो उस वक्त मैं शकील आज़मी साहब से मिली, और तभी मुझे पता चला कि कितने तरीके की शायरी, गज़ल, नज़में ये लिखते हैं। और उसी वक्त मुझे उनकी एक हिंदी की किताब परों को खोल के बारे में पता चला।
ये है परों को खोल किताब। इसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक बॉक्स में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अब तक शकील आज़मी साहब की 7 किताबें आ चुकी है, 7 किताबें। लेकिन ये 7 किताबें हैं। धूप दरिया 1996 में आई थी, एश्ट्रे सन 2000 में आई थी, रास्ता बुलाता है सन 2005 में आई थी, खिज़ा का मौसम रुका हुआ है सन 2010 में आई थी, मिट्टी में आसमान सन 2012 में आई थी, पोखर में सिंघाड़े सन 2014 और बनवास किताब 2020 में आई थी। लेकिन ये सभी किताबें उर्दू में हैं। उनकी पहली एकमात्र हिंदी में प्रकाशित किताब यही है, परों को खोल। और अब क्योंकि उर्दू तो मैं पढ़ नहीं सकती, तो यही हिंदी की जो किताब है, इसमें जो इनकी गज़ल हैं, जो नज़्में हैं, जो अशरार हैं, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो मैं आप सभी को पढ़ के सुनाऊंगी। और गज़ल तो आप सभी पहले एक सुन चुके हैं, इन्हीं की एक नज़्म है, उसका एक भाग मैं आप सभी को पढ़ के सुनाऊंगी। ये शकील आज़मी साहब का कार्ड है, कोशिश करूंगी फिर कभी उनसे मिल पाऊँ। तो उनकी जो ये नज़्म है उस मैं उनके एक नज़्म एक सिंगर लड़की की डायरी का कुछ भाग आपको पढ़ के सुनाऊंगी। आप जान जाएंगे कि वो कितना गहरा लिखते हैं। तो वो लिखते हैं कि जाने क्या सोच के फिर खोल के अलमारी से, जाने क्या सोच के फिर खोल के अलमारी से, एक एक करके निकाले सभी तोहफे तेरे, एक एक तोहफे से वाबस्ता थी यादें तेरी, ऐसी यादें जो कई साल तलक फैली थी, मेरे माजी से मेरे हाल तलक फैली थी, फिर से एक बार उसी तरह जिया मैंने तुझे, फिर से एक बार बहुत प्यार किया मैंने तुझे। उनकी इसी तरह की बहुत सी गज़ल, बहुत सी नज़मों से और बहुत से अशरारों से ये किताब भरी पड़ी है और मुझे बहुत बहुत पसंद है। जब भी मुझे कुछ लगता है कुछ पढ़ना है तो मैं किताब खोल के बैठ जाती हूँ। कुछ शायरी पढ़नी हो, कुछ भी पढ़ना हो तो इसके अंदर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह इनकी कुछ अशरार हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि सब तो नहीं पढ़ पाऊँगी क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कुछ अशरार सच में बहुत अच्छे हैं। जब आप उन्हें सुनेंगे ना तब भी आपको लगेगा कि यार क्या कमाल लिखा है। तो पूरा तो नहीं पढ़ पाऊँगी, लेकिन आप तक कुछ चुनिंदा अशरार ज़रूर लाऊंगी। तो लिखा है कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाज़ार में रहने के लिए। तो कितनी सही बात है ना कि जिसमें हुनर है वो ही आज के बाज़ार में टिक पाता है। और ये हम सभी जानते हैं कि हर इंसान में कुछ ना कुछ हुनर होता है, लेकिन उसकी पहचान उसे हो पाना ये एक मुश्किल काम है। दूसरा है वो अशरार, वो शायरी जिसके ऊपर इस किताब का नाम पड़ा है, परों को खोल। वो शायरी है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कनीज़ हो कोई या कोई शहज़ादी हो, कनीज़ हो कोई या कोई शहज़ादी हो, जो इश्क करता है कब ख़ानदान देखता है कि नहीं? सही बात है ना। इसी तरह एक है, अपनी मंजिल पे पहुंचना भी खड़े रहना भी, अपनी मंजिल पे पहुंचना भी खड़े रहना भी, कितना मुश्किल है बड़े होके बड़े रहना भी। मसलहत से भरी दुनिया में ये आसान नहीं, ज़िद भी कर लेना और उसी ज़िद पे अड़े रहना भी। मतलब ज़िद करना आसान है, लेकिन जो मुश्किल काम है वो है उसी ज़िद पर अड़े रहना कि नहीं ये मुझे करना ही है, किसी भी हाल में, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, उल्टी से सीधी हो जाए, लेकिन मुझे ये करना ही है। ये ज़िद हो पाना मुश्किल है। तो बहुत अच्छी ये 2-3 अशरार हैं। और भी हैं जैसे जी, ये घर का एक जो कोई आदमी होता है ना जो कमाता है, वो जानता है कि वो इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगा कि सवेरे निकलूँ मैं शाम आऊँ तो घर चलाऊँ, सवेरे निकलूँ मैं शाम आऊँ तो घर चलाऊँ, पसीना जाकर कहीं बहाऊँ तो घर चलाऊँ। जहाँ पे मरता हूँ रोज़ जीने के वास्ते में, जहाँ पे मरता हूँ रोज़ जीने के वास्ते में, वहीं से खुद को बचा के लाऊँ तो घर चलाऊँ।
मतलब इंसान अगर घर चला रहा है तो उसे कितना कुछ करना पड़ता है, ये उन्होंने सिर्फ 4 लाइनों में बता दिया है। यही एक कलम, एक लिखने वाले की जादू होती है, या उसके अंदर कमाल होता है कि वो कम शब्दों में भी कितनी गहरी अच्छी बात कह जाए। अगला है कि जी, ये सुनिएगा एक बार, फिर देखते हैं। फूल का शाख पे आना भी बुरा लगता है, तू नहीं है तो ज़माना भी बुरा लगता है। अब बिछड़ जा कि बहुत देर से हम साथ में हैं, अब बिछड़ जा कि बहुत देर से हम साथ में हैं। पेट भर जाए तो खाना भी बुरा लगता है ना, कमाल का है। एक ये है कि चल पड़ूंगा तो बहुत दूर निकल जाऊंगा, वक्त ठहरा है अभी आके मना ले मुझको। शोर इतना भी नहीं है कि तुझे सुन न सकूं, दे के आवाज मेरे यार बुला ले मुझको। गर बिछड़ना ही मुकद्दर है तो इससे पहले, गर बिछड़ना ही मुकद्दर है तो इससे पहले अपनी पलकों पे ज़रा देर सजा ले मुझको। ऐसे ही कुछ और हैं कि हाँ, एक ये मैंने स्पेशली इसको निकाला है कि जो मुंबई के लोग हैं ना, वो इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। एक्चुअली किसी भी शहर में इंसान रिलेट तो कर लेता है, लेकिन ये खासकर लिखा मुंबई के लिए ही उन्होंने। तो ये है कि ज़लील कर मुझे लेकिन बहुत ज़लील न कर, ज़लील कर मुझे लेकिन बहुत ज़लील न कर, ये जहर में भी तो जाकर कहीं निकालता हूँ। फिर से देखिएगा कि ज़लील कर मुझे लेकिन बहुत ज़लील ना कर, ये जहर में भी तो जाकर कहीं निकालता हूँ। ए मुंबई में तुझे वारता हूँ तुझ पर ही, जो तूने मुझको दिया मैं यही निकालता हूँ। अच्छा है, बहुत मतलब छोटे छोटे अशरार है, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। भरी पड़ी है किताब इस तरह से, तो पूरा तो पढ़ पाना इट्स रियली अ हार्ड टास्क। लेकिन जो मुझे अच्छे लगे थे शुरुआत में, जो मैंने अच्छे लगे वो नोट कर लिए, वो आप सभी को मैंने बताए हैं। तो खैर, अगर ये पूरी पढ़ने बैठी ना तो मैं पूरी किताब पढ़ जाऊंगी। तो इस किताब का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो जिसको भी पढ़ना है वो वहाँ से ले सकता है। और अगर कोई वडोदरा या नाथद्वारा में है तो वो डायरेक्ट मुझसे भी ले सकता है, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे ले लीजिए, पढ़कर आराम से पढ़िएगा उसे। तो अब वो बात जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि शकील आज़मी साहब मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। वे शायर हैं, वो नज़में लिखते हैं, गज़लें लिखते हैं, बहुत सी चीज़ें लिखते हैं, कवि भी हैं, लेकिन वो जो गाने लिखते हैं ना, उसमें उनका कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है जो गाने उन्होंने लिखे हैं। उनकी अब तक कई फिल्में हैं जिसमें उन्होंने बतौर लिरिक राइटर काम किया है, जैसे जहर, ज़िद, तुम बिन पार्ट 2 और 1920 एविल रिटर्न, 1921 और अंकुर अरोरा मर्डर केस, शादी में ज़रूर आना, कर ले प्यार कर ले, शोबीज़। ऐसी कई मूवीज़ हैं जिनमें उन्होंने लिरिक राइटर काम किया है, और बहुत ही सुंदर और अच्छे गाने उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं, हमें दिए हैं। और मुझे जो पर्सनली उनके गानों में से 2 गाने हैं जो मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि मैं ऐसे ही सुनती थी। मुझे बहुत बाद में जाकर पता चला कि अच्छा है तो शकील आज़मी साहब ने लिखी है। एक तुम बिन पार्ट 2 मूवी का गाना है तेरी फरियाद। एक बार ये गाना मेरे कहने पर प्लीज़ सुनिएगा, अगर अच्छा ना लगे ना तो कहना। तो ये गाना, और दूसरा है 1920 एविल रिटर्न का गाना है खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं। ये 2 गाने बाय गॉड मैं बहुत बार सुनती हूँ, बहुत बार सुन चुकी हूँ। बहुत सुनने के बाद में जाकर मुझे ये पता चला था कि अच्छा ये तो शकील आज़मी साहब ने लिखा है। तो ये कुछ थोड़ी सी बातें थी शकील आज़मी साहब के बारे में, और आपको ये कैसा लगा और उनके गाने सुनिएगा, आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे और लेके आऊँगी एक नया वीडियो कुछ खास से अगले वीडियो में। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ में, एक ऐसी कहानी आने वाली है अगले वीडियो में
जो आपको सुन के ना बहुत मोटिवेट करने वाली है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि शकील आज़मी साहब का ये जो सीरीज़ कवियों की निकाली है मैंने, उसके अंदर शकील आज़मी साहब का ये फर्स्ट है, वो आपको कैसा लगा। और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।